अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, और हाँ एक बात कि हम इसी एक वीडियो में सारे चैप्टर को हल करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिकल हैं आई थिंक टोटल 6 बनते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू ओपन अ डोर फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड एट 30 डिग्री। एक डोर को ओपन करने के लिए 15 न्यूटन फोर्स दरकार होती है, जो कि इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे 30 डिग्री पे लगाया जाता है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इस फोर्स के दो कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, पहले फोर्स गिवन है जो कि हमारे पास बराबर है 15 न्यूटन के, और दूसरा हमारे पास गिवन है थीटा जो कि हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करनी है, यानी एफ ऑफ एक्स इसकी मालूम करनी है और एफ ऑफ वाई इसकी मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल है 1 और ये 2 हो गया। एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ ऑफ वाई के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। बहुत सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट कर ले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ हमारे पास 15 है और काज और थीटा हमारे पास 30 बनता है। तो एफ ऑफ एक्स 15, अब इसके पहले काज थीटा की काज 30 हमारे पास बनती है। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर ले तो ये हमारे पास 0.866 बनता है। 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास बनेगा 15 मल्टीप्लाई 0.866 इज इक्वल टू 12.99 न्यूटन, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 13 न्यूटन के बराबर है। तो इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 13 न्यूटन का आता है। इसी तरह ये वाई भी हल कर लेंगे। ये हमारे पास 15 और साइन 30 हमारे पास इस केस में जो है वो बराबर हैं 0.5 के। तो 15 मल्टीप्लाइड 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बनता है 7.5 न्यूटन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि अ बोल्ट ऑन अ कार इंजन नीड्स टू बी टाइटन विद अ टार्क ऑफ 40 न्यूटन मीटर। एक बोल्ट है और इस कार इंजन में लगा है जिसको टाइट करने के लिए हमारे पास टार्क की ज़रूरत होती है, जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन मीटर है। यू यूज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रेंज। आप 25 सेंटीमीटर लंबा रेंज इस्तेमाल करते हैं। एंड पुल ऑन द एंड ऑफ द रेंज परपेंडिकुलर, और इस पे जोर लगाते हैं। हाउ मच फोर्स डू यू हैव टू एक्सर्ट। तो आप कितना फोर्स इस पे लगाएंगे आपने वो मालूम करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टार्क का फोर्स मालूम करनी है और दो वैल्यू दी है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसके डेटा निकालते हैं। पहले हमें टार्क दिया है जो कि हमारे पास बराबर है 40 न्यूटन मीटर की, और दूसरा हमारे पास मूवमेंट आर्म दिया है जो कि डी के बराबर है और वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.25 मीटर बनता है। और तीसरा हमें हमसे पूछा गया है कि इसको कितना फोर्स आपने लगाना है ये मालूम कर ले। तो हमें पता है एज वी नो दैट, ये हमें पता है कि टार्क किसके बराबर होता है, फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के साथ। अब यहाँ पे हमने फोर्स निकालनी है तो फोर्स को अकेला छोड़ दे और इसको यहाँ पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल दे तो टार्क हमारे पास 40 न्यूटन मीटर और डी जो है वो 0.25 मीटर बनता है। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 160 न्यूटन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी इतने टार्क और इतने मूवमेंट आर्म के साथ हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ फोर्स बनती है, जो फोर्स बनता है वो हमारे पास 160 न्यूटन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है कि इसको पहले आप समझे, इससे थोड़ा ये इन दो क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ है।
तो क्वेश्चन दिया है सना हुज मास इज 43 kg सिट्स 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा। सीसा पे जो है वो सना बेटी है जिसका मास जो है 43 kg है और वो 1.8 मीटर दूर बेटी है बिल्कुल सेंटर से। फेज हुज मास इज 52 kg, फेज जिसका मास 52 kg है वांट्स टू बैलेंस सना, सना को बैलेंस करना चाहता है इस सीसा पे। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसा शुड फेस इट, तो ये फेज जो है इस सीसा पे सेंटर से कितना दूर बैठ जाए कि ये दोनों बैलेंस हो जाए। आप इसको समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीसा है और एक तरफ जो है वो सना बेटी है और दूसरी तरफ जो है वो फेज बैठना चाहता है। तो फेज कहाँ पर बैठे, और ये इसका बिल्कुल हम सेंटर ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सना है और ये हमारे पास फेज है, तो बिल्कुल सेंटर से यहाँ से जहाँ पे सना बेटी है इनके दरमियान जो है वो क्वेश्चन गिवन है 1.8 मीटर है और सना का जो वेट है वो हमारे पास 53 kg है, 53 kg है और ये फेस का जो मास है वो हमारे पास गिवन है वो 52 kg है। तो आपने क्या मालूम करना है, इस सेंटर से लेकर जहां पर फेस बैठेगा वो जगह मालूम करनी है। यानी इसका अगर हम D1 ले लेते हैं तो इसका D2 हमने मालूम करना है। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जवाब की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा इज इक्वल टू, पहले हमें मास ऑफ द सना गिवन है, इसको हम 1 नाम देते हैं। मास M1 इज 53 kg और इसका जो D1 है यानी सेंटर से लेकर जहाँ पे सना बेटी है वो हमारे पास 1.8 मीटर है। मास M2 गिवन है जो कि फेस का मास है वो हमारे पास 52 kg है और इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बताया गया है कि ये बैलेंस करने के लिए ये कितना दूर बैठ जाए, यानी बैलेंस पोजीशन ज़रूरी है। तो फॉर बैलेंस पोजीशन, फॉर बैलेंस सिंपल लिख ली, फॉर बैलेंस टार्क 1 जो है वो बराबर होना चाहिए टार्क 2, यानी लेफ्ट और राइट की तरफ जो टार्क बनते हैं इन दोनों की मास और डिस्टेंस आर्म से मूवमेंट आर्म से वो हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो टार्क 1 बनेगा जब हमारे पास एक तरफ जो फोर्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे D1 के साथ, यानी F1 और F2 हम मल्टीप्लाई करेंगे D2 के साथ। यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट की वजह से है तो वेट 1 मल्टीप्लाई करेंगे D1 के साथ और V2 मल्टीप्लाई करेंगे D2 के साथ। आपको पता है कि W हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, mg के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख लें m1g क्रॉस D1 इज इक्वल टू m2g क्रॉस D2। जी दोनों तरफ सेम प्लेस पे हैं इक्वेशन के, तो ये ख़त्म। हमने D2 मालूम करनी है जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। D2 मालूम करनी है तो इसको यहाँ पे छोड़ दे अकेला और M2 को इधर आके डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर ले तो D2 इज इक्वल टू M1 हमारे पास क्या है, M1 की वैल्यू 53 है, D1 जो है वो हमारे पास 1.8 है और M2 हमारे पास F2 है। अगर पहले हम 53 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है 52 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो D2 हमारे पास आता है 1.5 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है। 2 kids of weighing 300 Newton and 350 Newton are sitting at the end of 6 meter long seesaw। 2 बच्चे जिसकी वजन यानी वेट जो है वो हमारे पास 300 न्यूटन और 350 न्यूटन है, वो 6 मीटर लंबी सीसा पे बैठे हैं। द सीसा इज पायोटेड एट द सेंटर, सीसा को बिल्कुल सेंटर पे इक्विलिब्रियम में लाया गया है, इसको वज़न किया गया है बिल्कुल सेंटर पे, यानी दोनों तरफ से हमारे पास 6 मीटर और 6 मीटर का फासला रहता है सेंटर से। वेयर वुड अ थर्ड किड सिट ऑन दैट सीसा इज इन इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये क्वेश्चन कहता है कि इस सीसा पे तीसरा बच्चा कहाँ पर बैठ जाए कि ये सीसा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आ जाए। द वेट ऑफ थर्ड किड इज 250 न्यूटन
तीसरे बच्चे का जो वज़न है वो 250 न्यूटन है। इग्नोर द वेट ऑफ सीसा, आपने सीसा का जो है वो वेट इग्नोर करना है। यानी पहले बच्चा जो पहले दो बच्चे दिए हैं वो हमारे पास इस एक ही वज़न 50 न्यूटन ज़्यादा है, तो तीसरा जो है वो 250 है, उसका इसके साथ अगर 300 वाले के साथ बिठाया जाए तो इसका 200 न्यूटन वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने ये मालूम करना है कि ये तीसरा बच्चा पाइवट से कितनी दूर बैठ जाए कि ये तीनों जो हैं एक ही सीसा पे बैलेंस हो जाए। तो चलिए चलते हैं, इसको हल कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों ने सुना, देखा। अब इसकी सिचुएशन ड्रा करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन में दिया है ये हमारे पास 6 सीसा है जो कि 6 मीटर का है। पहले इसको देख लेते हैं। एक बच्चा किड 1 जो है उसकी मास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो पहला बच्चा है वो हमारे पास यहाँ पे बेटा है, उसको हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा है, ये हमारे पास किड 1 हो गया। और किड 1 की जो इन्होंने हमारे पास वज़न दी है, वेट जो है वो हमारे पास इसका है 300 न्यूटन। इसको बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे पाइवट किया गया है। दूसरा बच्चा जो कि 2 है उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिठाया गया है और इसका जो है हम लिखते हैं ये कि 2 है और इसका वज़न हमारे पास W इज इक्वल टू ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। ये हमारे पास 350 गिवन है क्वेश्चन में। अब ये कहता है कि जो तीसरा बच्चा है कि 3 वो यहाँ पे कहाँ पर बैठ जाए जिसका वज़न वेट जो है वो 250 है कि ये सीसा बैलेंस हो जाए। पहले से यहाँ पे 50 ज़्यादा है तो उसको हम तो पहले से ये ऑब्वियसली इसको कम वज़न वाले के साथ बिठाएंगे, लेकिन इस पाइवट से कितनी दूरी पर बिठाएंगे कि ये दोनों इस 350 और 300 और 250 के साथ ये बैलेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर कहीं पर बैठ जाएगा और इसका जो वज़न है वेट है वो हमारे पास W3 इज इक्वल टू 250 न्यूटन है। तो हमने क्या मालूम करना है क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर यहाँ जो किड 3 बेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं किड 3, ये हमने मालूम करना है, यानी D3 हमने मालूम करनी है, या R दे या D दे, तो ये हमने मालूम करनी है कि ये कहाँ पर बैठ जाए। अब इसको अगर आप सही से समझ गए हो तो क्वेश्चन बहुत इजी है अभी। तो इसको हम डेटा निकाल लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा, गिवन डेटा हमारे पास पहले हम इसकी मास लिखते हैं। मास ऑफ किड 1 वेट दिया है तो वेट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। दूसरे बच्चे का जो वेट है वो W2 इज इक्वल टू 350 न्यूटन और तीसरा जो है वो हमारे पास W3 इक्वल टू 250 न्यूटन। अब जो है हमारे पास डिस्टेंस, वो हमें क्या दिया है, डिस्टेंस जो है इन्होंने कहा है कि ये बच्चे पहले से जो है वो बिल्कुल एंड पे बैठे हैं और बिल्कुल 6 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो भी 3 मीटर का होगा और यहाँ से यहाँ तक का फासला वो भी हमारे पास 3 मीटर का होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास D बनती है D1 वो भी 3 मीटर का है और D2 ये भी हमारे पास 3 मीटर का है। हमें मालूम क्या करना है, D3 यानी बिल्कुल सेंटर से तीसरा बच्चा कहाँ पर बैठेगा, ये हमने मालूम करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको ज़रा समझें, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये दोनों जो टार्क प्रोड्यूस करेंगे ये बराबर होना चाहिए इसके लिए, ताकि ये हमारे पास बैलेंस हो जाए। यानी इन दो बच्चों का जो टार्क इस सीसा पे बनता है वो बराबर होगा इस बच्चे के अकेले के टार्क के, तो हमारे पास ये बैलेंस हो सकता है। तो जी दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है कि इन दोनों की जो हमारे पास टार्क बनती है वो इसके साथ इसके बराबर होना चाहिए, ताकि ये सीसा जो है वो हमारे साथ बैलेंस हो जाए। तो ये तो सारे हमने इसकी निकाल दी है जो हमारे पास वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे गिवन सिचुएशन के मुताबिक कि जो हमारे पास टार्क बनेगा
पहले किड की वजह से। इसके साथ हम थर्ड किड का जो है वो टार्क जमा करेंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा दूसरे बच्चे की जो टार्क बनती है वो। अब इसके हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको हम इसकी D3 जो है वो निकालेंगे। एक दफ़ा फिर देखें कि ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है इन दोनों की टार्क की, ये बराबर होनी चाहिए ये दूसरे किड की टार्क के साथ, ताकि ये बैलेंस हो जाए। होप आप लोगों को अब समझ आया होगा। अब देखें इसकी वैल्यू डाल दें। यहाँ पे जो है फोर्स वेट फोर्स है तो W1 मल्टीप्लाइड बाई D1 प्लस W3 multiplied by D3 which is equal to W2 multiplied by D2। तो हमने D3 मालूम करनी है, आपने इसको यहाँ पे छोड़ना है। ये दोनों इसके साथ प्लस में हैं तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये W3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा D3 is equal to W2 multiplied by D2 minus W1 multiplied by D1, और इसको हम डिवाइड करेंगे W3 के ऊपर। सिंपल है। अभी वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी वो हम इस तरह करेंगे। D3 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू हमारे पास 350 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे D2 के साथ जो कि हमारे पास 3 बनती है, माइनस करेंगे W1 की वैल्यू हमारे पास 300 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और W3 के ऊपर डिवाइड करेंगे जो हमारे पास 250 है। आपने पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। इस तरह हम कर लेते हैं। चलो एक स्टेप 150 बनता है, 1050 माइनस 900 और डिवाइड करेंगे हम इसको 250 के ऊपर। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। D3 आपने इसको पहले माइनस करना है, 150 बन जाएगा। 150 को हम डिवाइड करेंगे 250 के ऊपर जो कि हमारे पास बनता है 0.6 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो ये बच्चा जो है पाइवट से बिल्कुल जो है वो 0.6 मीटर अगर दूर बैठ जाए तो ये दोनों बच्चे इस तरफ और ये बच्चा अकेला इस तरफ, ये शीशा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 कुछ इस तरह है। Two children pushes on opposite side of a door during play। दो बच्चे खेल रहे हैं और एक दरवाजे पे अपोजिट साइड पे पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक बंदा एक तरफ खड़ा है और दूसरा दूसरी तरफ। बोथ पुशेस हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द डोर। हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलरली दोनों जो है उस पे फोर्स लगा रहे हैं। One child pushes with a force of 20 Newton at a distance of 0.60 मीटर फ्रॉम द hinges। जहां पे दरवाजा अटका हुआ है, लगाया गया hinges से लेकर जहां पे एक 0.6 मीटर तक फासला है, जहां पे एक बच्चा जो है 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। एंड द सेकंड चाइल्ड पुशेस द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, और दूसरा बच्चा जो है वो 0.5 मीटर के फासले पर पुश कर रहा है। व्हाट फोर्स मस्ट द सेकंड चाइल्ड एक्सर्ट टू कीप द डोर फ्रॉम द मूविंग। दूसरा बच्चा कितना फोर्स लगाए कि ये दरवाजा हिले ना, यानी एक तरफ भी ना जाए। एज्यूम फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन को आप नेग्लिजिबल तस्वर कर ले। जी तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को अब हल करेंगे। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बच्चा जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास इसकी जो फोर्स F1 हम नाम देंगे पहले बच्चे की, वो हमारे पास F1 जो है 20 न्यूटन है। और इसका जो मूवमेंट आप यानी हिंज से लेकर इस जहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है उसका जो फासला है वो हमारे पास 0.6 मीटर है। दूसरा बच्चा जो है वो उसका मूवमेंट आर्म हमारे पास जो है वो गिवन है, वो हमारे पास क्या है 0.5 मीटर। तो ये कितना कहता है क्वेश्चन में कि ये दूसरा बच्चा कितना फोर्स लगाए कि ये दोनों ये दरवाज़ा जो है एक तरफ भी ना जाए। तो बैलेंस कंडीशन के लिए आपको पता है कि टार्क 1 जो है वो बराबर होना चाहिए टार्क 2 के। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास F1 क्रॉस D1 इज इक्वल टू F2 क्रॉस D2। F2 हमने मालूम करना है तो F1 क्रॉस D1 डिवाइडेड बाय F2, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू डाल दें, सॉरी ये D2 है, D2 इसमें लिखेंगे।
क्योंकि हमने F2 मालूम करनी है। तो F2 हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 जो हमारे पास गिवन है, और इसको डिवाइड करेंगे 0.5 के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, 20 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर 0.5 के ऊपर डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास बनता है 24 न्यूटन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, कंस्ट्रक्शन क्रेन लिफ्ट्स बिल्डिंग मटेरियल ऑफ मास 1500 kg बाय मूविंग इट्स क्रेन आर्म। एक कंस्ट्रक्शन क्रेन है और वो बिल्डिंग मटेरियल उठा रहा है जिसकी मास जो है वो 1500 kg है, और ये अपना क्रेन आर्म जो है वो उसको मूव करता है। कैलकुलेट द मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स व्हेन मूवमेंट आर्म इज 20 मीटर। जब मूवमेंट आर्म जो है वो क्रेन का 20 मीटर है, यानी काम के दौरान उसका मूवमेंट आर्म कम और ज़्यादा हो जाता है, करीब और दूर होता है, तो इसलिए उसका एक दफ़ा 20 मीटर होता है। आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन विच रिड्यूसेस मूवमेंट आर्म टू 12 मीटर, और फिर जो है लिफ्ट करने के बाद और मूवमेंट के बाद इसकी मूवमेंट आर्म जो है 12 मीटर तक आ जाती है। कैलकुलेट द मूवमेंट, यानी आपने जो यहाँ पे हमारे पास मास दिया है इससे हम वेट यानी फोर्स निकालेंगे, और ये दो वैल्यू मूवमेंट आर्म इसके साथ हम इसकी टार्क को मालूम कर लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, गिवन डेटा में हमारे पास पहले दिया है मास से हम निकालेंगे इसकी जो है वेट, वो हमारे पास फोर्स होगा। m इज इक्वल टू 1500 kg, और इसका जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, और वेट हमारे पास जो है वो हमारे पास mg के बराबर है। तो फोर्स हमारे पास बराबर हो गया, m हमारे पास 1500 है और g की वैल्यू 9.8 न्यूटन है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 14,700 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका फोर्स हो गया। अब मूवमेंट आर्म दो गिवन है, एक D1 जो है वो 20 मीटर है और दूसरा जो है D2 हमारे पास 12 मीटर है, और इन दोनों केसेस में हमने टार्क 1 मालूम करनी है और दूसरे केस में भी हमने टार्क 1 टार्क 2 मालूम करनी है। तो आपको पता है टार्क के लिए जो फार्मूला यूज होता है T1 हम लिखेंगे, वो हमारे पास बराबर है, फोर्स चूंकि दोनों के लिए कॉमन है तो F लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे D1। तो टार्क 1 जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 14,700, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 20 के साथ। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 29,4000, इतनी वैल्यू बनती है न्यूटन की, न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास पहला टार्क जो है वो इतना होगा जब मूवमेंट आर्म 20 के बराबर होगा। इसी के साथ हम दूसरा मालूम करेंगे, टार्क 2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D2, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 14,700 मल्टीप्लाइड बाई 12, और इससे ये कुछ वैल्यू कम आएगी क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कम हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1764 आता है 00 न्यूटन मीटर। होप आप लोगों को इस चैप्टर का समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ सवालात रहते हैं आपके या किसी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम।